नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बीएनएस के बारे में। जी हाँ, बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि आपको पूरे जितने आर्टिकल्स हैं, सभी आर्टिकल्स इसमें कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें बात की जाए तो इसको हम पहले आईपीसी बोलते थे, इंडियन पिनल कोड। 2023 में ये नया बैरक्ट तैयार हुआ। उसके बाद अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया है। तो इसमें टोटल एक 358 के आसपास धाराएं हैं, ठीक है, और 20 यहाँ पे चैप्टर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। इन सभी धाराओं को एक एक करके समझते हैं। जैसे कि पता ही है आपको, ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी और ये पूरी पीडीएफ 1 से लेके 358 धाराओं तक हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि किसी भी धारा में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो आपकी जिस धारा का जो क्रिप्स है, या कह सकते हो सही तरीके से उसका अगर निचोड़ है, तो उसको इसमें रखा गया है इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको बीएनएस बोलते हैं। अच्छा, बीएनएस और बीएनएसएस में आप कंफ्यूज्ड मत होना। इसको बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि पहले सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसी को बीएनएसएस बोल दिया है। और हम क्या पढ़ रहे हैं? बीएनएस, यानी कि आईपीसी पढ़ रहे हैं। इतनी चीज पता होनी चाहिए। चलो आईपीसी के पहले बात करते हैं। जब आईपीसी थी, उससे पहले किस तरीके से आईपीसी बनी होगी, थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए प्रथम विधि आयोग की, जो फर्स्ट लॉ कमीशन की बात करी जाए, तो इसकी स्थापना 1834 में होती है। जी हाँ, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसकी स्थापना होती, किसकी? विधि आयोग की। अब विधि आयोग का क्या क्या होता है? कानून बनाने में मदद करना। उस समय इसके अध्यक्ष थे मैकाले। ये चीज पता होनी चाहिए। फिर बात करें हमारी जो पुरानी डायरेक्ट जो चलती थी आईपीसी, ये कब लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1862 के जनवरी माह में, ठीक है। उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू हो रही थी। तो जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा था? तो जम्मू कश्मीर में उस समय पे रणवीर दंड संहिता चलती थी, है ना, जिसको रणवीर पीनल कोड या आरपीसी बोलेंगे। पूरे भारत में आईपीसी चलती थी और जम्मू कश्मीर में आरपीसी चलती थी। अच्छा, आरपीसी क्या है? तो आरपीसी रणबीर एक राजा का नाम था, जो उस समय पे शासन कर रहा था 1857 के आसपास। तो उन्होंने अपने नाम पे ये संहिता चलाते थे, ठीक है। जैसे 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता ही है कि धारा 370 हटा और उसके बाद आपका पुनर्गठन अधिनियम के तहत आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू हो गई। जब आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू हो गई और 2024 में जब बीएनएस अब ऑटोमेटिक सब में लागू हो जाएगा। तो ये क्या है? धारा 370 हटने की तिथि थी आपकी 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। आरपीसी हमने बता ही दिया है कि जो राजा थे महाराजा रणवीर सिंह, उनके शासनकाल में, इसलिए इनका नाम रणवीर दंड संहिता रखा था, जो जम्मू कश्मीर में चल रही थी। ये विशेष बात हो जाती है। अगर बात की जाए आईपीसी कैसे बनी थी, क्या उसका प्रारूप ड्राफ्टिंग या किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया था, प्रस्तावना क्या थी? तो 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश संसद में, कहा? ब्रिटिश संसद में, मतलब इंग्लैंड में, है ना, इंग्लैंड में आईपीसी का प्रारूप पेश किया गया था, है ना। आईपीसी की ड्राफ्टिंग पेश की गई थी, जिसको हम आईपीसी या भारतीय दंड संहिता कहते हैं, या इसको इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी कहते हैं, या इसी को कहते हैं ताजराते हिंद, है ना। आपने सुना होगा पुराने जितने भी जो मूवियों में जज थे, ताजराते हिंद के तहत इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो ताजराते हिंद इसी का नाम है। आईपीसी में कुल उस समय कितने? 23 अध्याय थे। वर्तमान जो बीएनएस है, उसमें अध्यायों की संख्या 20 बची है। इस समय कितनी? टोटल 511 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 511। लेकिन आज वर्तमान बीएनएस में धाराओं की संख्या 358 बची है। उस समय सबसे बड़ा अगर अध्याय की बात करें तो 17वां है, और सबसे छोटा 23वां अध्याय था। ये किसमें? आईपीसी में बताया गया है, ठीक है।
अच्छा, 31 जुलाई 19 को क्या हुआ कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 19 की 5वीं अनुसूची के तहत आईपीसी को जम्मू कश्मीर में क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया। क्योंकि 370 हटा, जम्मू कश्मीर एक भारत का साधारण स्टेट बन गया। जब साधारण स्टेट बन गया तो भई वहाँ पे आरपीसी अपने आप खत्म हो जाएगी, है ना? क्या चलेगी वहाँ पे? आईपीसी चलेगी। अब आईपीसी खत्म हो गई पूरे इंडिया से तो जम्मू कश्मीर में क्या चलेगी? बीएनएस चलेगी। जो भारत में चलेगी वो जम्मू कश्मीर में चलेगी। बढ़ते हैं आगे। अगर बात करी जाए इसकी मूल विधि की, क्या है इसमें आईपीसी में क्या था उस समय? तो नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड को निर्धारित करे। क्या? जो अपराध की परिभाषा बताए आईपीसी और उसका दंड बताए। तो इस आईपीसी के अंदर क्या था कि अपराध किसको अपराध मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे, जिसको अपराध मानेंगे उसकी क्या दंड होगा। ठीक है? इसमें आपराधिक मामले आते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान होना चाहिए, जिसमें सज़ा और जुर्माना दोनों दिए जाते हैं व्यक्ति को। क्या तथ्य होते हैं भई? अपराध के कुछ आवश्यक तथ्य होंगे। सबसे पहले अपराध किसी मानव के साथ होना चाहिए। अपराध करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए, है ना? अब जानवर कोई अपराध कर रहा है दूसरे जानवर से तो भई वो अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। तो यहाँ बताया गया है अपराध करने के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक है। दूसरा है दुराशय यानी कि बुरा आशय, मीन्स रिया बोलते हैं, मतलब अपराध करने की मानसिकता जिसमें बुरा आशय यानी कि उतावलापन होना चाहिए, लापरवाही होनी चाहिए, असावधानी होनी चाहिए। ये 3 तत्व एलिमेंट हों अगर इसके अंदर, इसका मतलब है वो बुरे आशय से आपके साथ हानि करने वाला है ना? और उसने इधर आशय के साथ उसने फिर योजना को क्रियान्वयन भी किया हुआ, एक्टस दिस मतलब अपराध करने की वास्तविक क्रिया की योजना कर ही दी है। उसके बाद आपको कोई क्षति भी पहुँची हो तब किसी व्यक्ति समाज को जो क्षति पहुँची, सब चीज़ों के ये तत्वों को मिला करके इसको हम अपराध कहते हैं। ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो अपराध में इतने पॉइंट होते हैं। अब अपराध समझ में आ गया कि अपराध में व्यक्ति होना चाहिए, बुरा आशय होना चाहिए और क्रिया होना चाहिए और सामने वाले की क्षति होना चाहिए, ठीक है। अब अपराध कितने प्रकार के होते हैं? तो अपराध संज्ञेय और असंज्ञेय 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञेय को क्या बोलता है? कॉग्निजेबल अपराध बोलते हैं, है ना? या कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। तो गंभीर अपराध जिसमें पुलिस बिना न्यायालय की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है। मतलब ये है, ये कौन से अपराध होते हैं? गंभीर अपराध होते हैं। पुलिस जो होती है न्यायालय की बगैर अनुमति के सीधे गिरफ्तार कर लेती है। कहने की बात है न्यायालय से कोई भी वारंट की ज़रूरत नहीं होती है। संज्ञेय अपराध में सीधा व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, तो न्यायालय से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। असंज्ञेय अपराध किसे बोलते हैं? तो हल्की प्रकृति के अपराध होते हैं जिसमें पुलिस को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय की अनुमति की ज़रूरत होती है। तो ये हो गए आपके हल्के अपराध। जैसे हल्के अपराध में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने भई दूसरे व्यक्ति को कुछ मार-पीट दिया है, तो मार पीटने के बाद एफआईआर तो दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया जाता है, तब उसको घर पे समन भेज दिया जाता है कि भई आपको इतनी तारीख को कोर्ट में पेश होना है। तो वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाता है। जनरली असंज्ञेय अपराध 3 साल की जो आपकी कह सकते हो जिस भी धारा में 3 साल से कम का ऑफेंस है यानी कि सज़ा है, वो असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आने लग जाते हैं। अच्छा, संज्ञेय और असंज्ञेय से जुड़ा ही मामला होता है एक अपराध जिसको ज़मानती अपराध और गैर ज़मानती अपराध बोलते हैं। ज़मानती अपराध का मतलब होता है वो बेलेबल ऑफेंस, ऐसे अपराध जिनमें आरोपी को ज़मानत स्वतः मिल जाती है एज़ अ राइट। ज़मानत यहाँ उसका राइट होता है, अधिकार होता है। पुलिस या मजिस्ट्रेट बिना कठिनाई के ज़मानत दे देती है। तो जो भी ज़मानती अपराध होते हैं, आदमी को राइट होता है यानी कि अधिकार होता है कि उसको ज़मानत मिलेगी ही मिलेगी। जैसे धारा 151 के तहत आपका चालान काट देते हैं शांति भंग में, तो यहाँ आपका राइट है, आपको ज़मानत मिलनी ही मिलनी चाहिए, है ना? जैसे कि अगर दंगे 147 की आईपीसी, सार्वजनिक शांति भंग 290 आईपीसी, चोट पहुँचाना जैसे 323 आईपीसी, ये पुरानी धाराओं से जुड़ी हुई मामले हैं। तो कह सकते हो बेलेबल ऑफेंस का मतलब जहाँ ज़मानत आसानी से मिल जाए। अच्छा, असली अपराध कौन होते हैं? गैर ज़मानती अपराध जिसको नॉन बेलेबल ऑफेंस बोलते हैं। ऐसे अपराध जिसमें ज़मानत
कोर्ट के विवेक यानी कि उसकी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है ना? अपराध की गंभीरता को देखते हुए ज़मानत दी जाती है। जैसे कि किसी की हत्या कर दी है, तो जज क्यों देगा भई उसको? क्योंकि वो खतरनाक व्यक्ति धारा 103 बीएनएस के तहत, बलात्कार यानी कि धारा 64 के तहत, अपहरण 137 बी के तहत, देशद्रोह 124 ए आईपीसी के तहत। तो कहने की बात जो बड़ी श्रेणी के अपराध होते हैं, जहाँ व्यक्ति को ज़मानत देना मना होता है, तो ऐसे में कोर्ट अपने विवेक के आधार पे उसको ज़मानत दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, ये विशेष बात होती है। अच्छा, नियम देखते हैं। तो ज़मानती अपराध जो है, अपराध कम गंभीर होते हैं, अधिकतम सज़ा 3 वर्ष तक हो सकती है ना? गैर ज़मानती अपराध गंभीर होते हैं, सज़ा 3 वर्ष से अधिक और आजीवन कारावास तक होती है। ये नियम होते हैं भई ज़मानती और अज़ामती अपराध के। तो यहाँ तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं। अब समझने जा रहे हैं बीएनएस के बारे में, जिसकी हम आज जो वीडियो बनी है मैराथन, वो भारतीय न्याय संहिता को देखते हैं। तो पता होना चाहिए बीएनएस जिसे 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया था, मतलब एक्ट बन के तैयार हो गया। बुक मतलब एक्ट की जो बैरेक्ट बोलते हैं, बन के तैयार हो गया कब? 25 दिसंबर को। उसके बाद 1 जुलाई 2024 को इसको लागू कर दिया गया, मोहर लगा दी गई कि पूरे देश में अब बीएनएस के तहत एफआईआर दर्ज होंगी, है ना? तो किसकी जगह ले ली इसने? आईपीसी की जगह ले ली। अच्छा, इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएँ हैं? तो इसमें टोटल 20 चैप्टर हैं और 358 धाराएँ हैं, ठीक है? इसका ढाँचा आईपीसी के समान है, लेकिन कुछ नए अपराध और दंड जोड़े गए हैं। ये विशेष चीज़ हो गई। यहाँ अपराधों की सूची दी गई है कि टोटल यहाँ 20 चैप्टर बताए गए हैं कि प्रारंभिक में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक प्रावधान 1 से 3 तक, दूसरे में दंड की परिभाषाएँ देखेंगे, 4 से 13 तक दंड किस प्रकार के हो सकते हैं, फिर सामान्य अपवाद 14 से लेके 44 तक देखेंगे तीसरे अध्याय में। ऐसे टोटल 20 अध्याय चौथे में देखेंगे, उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र, प्रयास, है ना? धारा 45 से 62 तक। अध्याय 5 में महिलाओं, बच्चों के विरुद्ध अपराध जो 63 से 99 तक देखने को मिलेगा और 6वें अध्याय में मिलेगा मानव शरीर के विरुद्ध अपराध यानी कि 100 से 144 तक और 7वें अध्याय में देखेंगे राज्य के विरुद्ध अपराध जो 147 से 158 राज्य मतलब देश की बात होती है ना? और अध्याय 8 में सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित जो भी अपराध हैं वो यहाँ देखने को मिलेंगे आपको और 9वें अध्याय में मिलेंगे चुनाव से संबंधित अपराध, 10वें में मिलेंगे सिक्के, बैंक नोट्स, मुद्रा और सरकारी जो स्टाम्प या टिकट हैं उनसे संबंधित कूटकरण से जुड़े हुए जो अपराध हैं वो 10वें अध्याय में मिलेंगे। इस तरीके से हमें 11वें अध्याय में क्या देखने को मिलेगी? सार्वजनिक शांति से जुड़े हुए जो भी मामले हैं, उसके 12वें में लोक सेवक द्वारा और उनसे संबंधित जो अपराध है, लोक सेवक की विधिक प्राधिकरण की अवमानना यानी कि किसी कोर्ट की अपमानना पे इस तरीके से जो अपराध हैं वो इसमें कैटेगराइज किए गए हैं। 13 में 14 में झूठे साक्ष्य, सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध देखने को मिलेंगे और 15 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के विरुद्ध अपराध मिलेंगे, 16 में मिलेंगे धर्म से संबंधित और 17 में मिलेंगे संपत्ति के विरुद्ध और 18 में मिलेंगे दस्तावेज, संपत्ति चिन्हों से अपराध और 19 में मिलेंगे आपराधिक धमकी, अपमान, उत्पीड़न, मानहानि आदि से जुड़े हुए इसमें और 20 में निरासन यानी कि जो अंतिम होता है कि अगर कुछ भी बदलना है, काटना, हटाना है वो अंतिम देखने को मिलता है। तो हमें इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ना है, पढ़ने से चीज़ें हमें याद होंगी, 2-3 बार हमें इनको पीडीएफ को रिवाइज़ मारते रहना है। देखते हैं क्या है। तो जैसे पता है कि बीएनएस में कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं जैसे संगठित अपराध, आतंकवाद, साइबर अपराध या वित्तीय धोखाधड़ी, है ना? और दंड में कुछ वृद्धि की गई है और 6 अपराधों के लिए एक सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में यहाँ जोड़ा गया है। तो सामुदायिक सेवा अब दंड के रूप में हो गई है। सामुदायिक सेवा मतलब आपसे पेड़ लगवा लें, सफाई करा लें, तो ये सब चीज़ें सामुदायिक सेवा में आ जाती हैं। चलते हैं अध्याय 1 पे। तो अध्याय 1 में हमें 3 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली धारा यही बताती है कि इसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा, पूरे भारत में लागू होगी और जैसे ही लागू होगी भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पे होगी। जैसे 1 अप्रैल 2024 को इसे लागू करने का निर्णय लिया गया था। तो धारा 1 ये कहती है